जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में सभी शिफ्टों में पूछे गए विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, पानी के शुद्धिकरण की कौन सी पद्धति कीटाणुओं को नहीं मारती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, छानना। छानने के द्वारा पानी की शुद्धिकरण विधि में कीटाणुओं को नहीं मारा जा सकता है। छानने में कीटाणु नहीं मरते हैं। इसके अतिरिक्त उबालने, आसवन विधि और क्लोनीकरण, इन तीनों में ही कीटाणु मर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, एल्कोहल में। फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन के कारण शर्करा एल्कोहल में बदल जाता है। एल्कोहल का जो सूत्र होता है वह C2H5OH होता है। आप साधारण शब्दों में भी इस प्रश्न को याद रख सकते हैं कि एल्कोहल बनाने में खमीर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जिसका उपयोग नाविकों द्वारा तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से किया जाता रहा है। तो आपको बताना है चुंबक का वह कौन सा गुण है जिसके कारण प्राचीन काल से ही नाविक तथा यात्री इसका उपयोग करते आ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, दिशा संबंधी गुण। चुंबक में दिशा संबंधी गुण होते हैं जिनका उपयोग प्राचीन काल से ही नाविकों तथा यात्रियों के द्वारा किया जा रहा है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। यदि चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाए तो यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा किस लिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश ध्वनि से तेज यात्रा करता है इसलिए। दिवाली के दौरान पटाखे इमारत के बाहर जलाए जाते हैं, उनके जलने के थोड़ी देर बाद हमें ध्वनि सुनाई देती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश जो होता है वह ध्वनि से तेज यात्रा करता है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है। यह भी आपसे पूछा जाता है प्रश्न कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो निर्वात में होती है। और प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है वह भी पूछा जाता है, तो यह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, उसकी पहचान कीजिए जो कि पशुधन का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा पशुधन का भाग नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, मोर पशुधन का भाग नहीं है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, पशुओं में ना पाए जाने वाले उत्तक का नाम बताइए। 4 उत्तकों के नाम दिए गए हैं आपको और पूछा गया इनमें से कौन सा उत्तक पशुओं में नहीं पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, विभवज्योतक उत्तक पशुओं में नहीं पाया जाता है। विभवज्योतक उत्तक पौधों के शीर्ष भागों पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, आरोही क्रम में समय के सही इकाइयों का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है आरोही क्रम में समय की सही इकाइयों का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, वर्ष। यह सभी आरोही क्रम है। सेकंड सबसे छोटी इकाई होती है, फिर उससे बड़ी मिनट होती है, मिनट से बड़ी घंटा, फिर दिन, महीना, वर्ष। इस तरीके से आरोही क्रम में यह सभी जमी हुई हैं समय की इकाइयां। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दोस्तों हमारा, हैजा इसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है हैजा किससे संबंधित एक बीमारी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु। हैजा जीवाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, और जीवाणु का जो जनक है दोस्तों वह एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया में ऊष्मा विनियमित होती है, अपघटित होती है, विकसित होती है या अवशोषित होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, विकसित होती है। जब सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में ऊष्मा विकसित होती है, ठीक है। और जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह NaCl होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से क्या क्या ब्रॉयलर चिकन में पाया जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन ब्रॉयलर चिकन में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है 4 कक्षा हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मगरमच्छ। मगरमच्छ 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का उदाहरण है और मनुष्य के हृदय में भी 4 कक्ष पाए जाते हैं, आप लोगों को पता होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के किस स्तर का उदाहरण है, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अंग प्रणाली का। हृदय, धमनियां तथा सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, यह संगठन के अंग स्तर प्रणाली का उदाहरण है। यह सभी अंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो मानव का हृदय होता है वह 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय से जो शुद्ध रक्त शरीर की ओर ले जाने वाली वाहिकाएं होती हैं उन्हें धमनी कहते हैं तथा शरीर से हृदय की ओर अशुद्ध रक्त लाने वाली जो वाहिकाएं होती हैं उन्हें सिराएं कहा जाता है। तो इनकी परिभाषाएं भी कभी कभी आपसे पूछ ली जाती है, इन्हें भी आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एड्स खालिस्तान के द्वारा संचारित नहीं हो सकता। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, गले लगाने से। एड्स जो बीमारी है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होती है, लेकिन यह सिर्फ रक्तदान और स्तन्य आहार या फिर लैंगिक संपर्क के कारण ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होती है। यह छूने से एक दूसरे में नहीं फैलती है। तो यह लैंगिक संपर्क या स्तनपान या फिर रक्तदान के द्वारा एक दूसरे में संचारित होती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, गले लगाने से एड्स बीमारी संचारित नहीं होती है या किसी एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ खाना खाने से भी यह बीमारी संचारित नहीं होती है। एड्स जो रोग होता है यह विषाणु जनित रोग होता है और यह रोग HIV वायरस के कारण होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म काफी बार पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा दोस्तों, सूक्ष्म जीव जो शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन में खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है, कौन सा है। तो यह सबसे पहला क्वेश्चन याद कीजिए, हमने सबसे पहले क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, खमीर। एल्कोहल के निर्माण में जो सूक्ष्म जीव होता है वह खमीर होता है, मैंने वहां पर भी आपको बताया था। एल्कोहल के निर्माण में सूक्ष्म जीव के रूप में खमीर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एस्ट्रोजन। यहां पर देखिए आपको रीजनिंग जैसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, एस्ट्रोजन के साथ अंडाशय दिया हुआ है। तो यहां आपको बताना है टेस्टोस्टेरोन के साथ कौन सा आएगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, वृषण। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है यह अंडाशय से स्रावित होता है। इसी प्रकार टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है यह वृषण से स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन या अंडाशय मानव में नर्म जो मादा होती हैं उनमें पाया जाता है और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वृषण से निकलता है और यह पुरुषों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, नरम मिट्टी से निर्मित निपटान योग्य कप कुल्हड़ों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, क्यों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होगा। जो कुल्हड़ होते हैं जिसमें आप चाय वगैरह पीते हैं वह कुल्हड़ मिट्टी की ऊपरी परत से बनाए जाते हैं। यदि इसे बड़े पैमाने पर बनाया जाएगा तो मिट्टी की जो ऊपरी उपजाऊ परत है उसका नुकसान होगा, इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जाता है इसके उपयोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पीलिया होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है पीलिया होने की दशा में इनमें से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, यकृत। पीलिया होने की दशा में यकृत प्रभावित होता है और पीलिया होने पर जो बिलारुबिन होता है यह अधिक मात्रा में स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस एक से सुनामी होने की संभावना होती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अधोजल भूकंप से। समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उससे सुनामी होने की संभावना होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, मल जल शोधन। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को मल जल शोधन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, जब
व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका कौन सा ऊतक वसा से भर जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वसीय ऊतक। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका वसीय ऊतक वसा से भर जाता है। अत्यधिक वसा के कारण मोटापा बढ़ता है तथा कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा के कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियां भी होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा खालिस्तान के रूप में मुक्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में। जब वायु में अल्कोहल दहन करता है तो ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में मुक्त होती है और दहन के लिए जो आवश्यक गैस होती है वह ऑक्सीजन होती है। किसी भी चीज को यदि हमें आग लगाना है या उसे जलाना है तो वहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति होना अनिवार्य है। ऑक्सीजन गैस जलने में सहायता करती है। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आग नहीं लगाई जा सकती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, रेगिस्तान के पौधों में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है? आपने देखा होगा जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनमें जल हानि दर कम होती है, क्योंकि रेगिस्तान में तो कभी कभी वर्षा होती है, वहां पानी नहीं पाया जाता है। तो इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण उसकी पत्तियों से जो जल निकलता है उसकी दर कम हो जाती है? तो इसका जो या बाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 क्यूटिकल। रेगिस्तान के पौधों में क्यूटिकल की उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है और पौधों से जो पानी का ह्रास होता है वह बाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा रंध्रों की सहायता से होता है। और रेगिस्तान के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनकी पत्तियों पर कुछ कांटे आते हैं जिनसे यह रंध्र छोटे हो जाते हैं और इससे जल कम उत्सर्जित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नाभिकीय विखंडन के द्वारा। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में जो रिएक्टर होते हैं इनमें ऊर्जा नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न होती है और नाभिकीय विखंडन जो अभिक्रिया होती है इसे नियंत्रित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है 25 सेंटीमीटर। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच आवश्यक न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि 25 सेंटीमीटर होती है। तो यह क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि कितनी होती है, तो आपका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, मॉसेस ब्रायोफाइट्स होते हैं जो इससे पहचाने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 प्रभावी गैमेटोफाइटिक अवस्था के कारण। मॉसेस या जो मॉस होते हैं वह ब्रायोफाइट होते हैं और यह प्रभावी गैमेटोफाइटिक अवस्था के कारण पहचाने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा, मधुमेह के लक्षण हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया मधुमेह के सामान्य लक्षण कौन से होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 बारंबार पेशाब और असामान्य प्यास। मधुमेह रोग में व्यक्ति को बार बार पेशाब और असामान्य प्यास लगती है। मानव शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है और इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। तो इसमें 3 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। पूछा जा सकता है मानव शरीर में मधुमेह किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो आपको याद रखना है इंसुलिन की कमी के कारण। और कहां से स्त्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्त्रावित होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो बेटिंग एवं बेस्ट ने। तो इस क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्या कहलाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 क्रेटर्स। चंद्रमा की सतह के गहरे गड्ढे क्रेटर्स कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं खालिस्तान कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 उभयलिंगी पुष्प। एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। और उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण है सरसों। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। तो इसका जो राइट आंसर है वह है शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन एक प्राकृतिक आपदा की नहीं है। इसके अतिरिक्त सूखा, भूकंप और बाढ़ यह सभी प्राकृतिक आपदाएं हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा में वनोन्मूलन से कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, मरुस्थलीकरण, बाढ़, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि की मात्रा बड़ी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से गुणसूत्र किनमें स्थित होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 नाभिक में। गुणसूत्र नाभिक में उपस्थित होते हैं। मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र जनक से संतति तक आनुवांशिकी लक्षणों को पहुंचाते हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक कॉपर रॉड घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से क्या होता है अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में। तो इसका राइट आंसर वह है त्वरित दहन। जीवाश्म ईंधन से मतलब है कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, यह सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण हैं और इनमें अधिकांशतः त्वरित दहन होता है। जैसे ही इन्हें आग के संपर्क में लाया जाता है तुरंत ही आग पकड़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, HCl गैस एक अम्ल नहीं है। HCl विलयन जो होता है वह अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है, उसे मछली कैसे दिखेगी। पानी की गहराई से ऊपर या नीचे किस तरह से दिखाई देगी। 4 ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, मूल स्थिति से ठीक ऊपर। नदी के किनारे एक व्यक्ति खड़ा है और वह पानी में मछली को देखता है तो मछली उसे उसकी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी और ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है क्योंकि प्लास्टिक होते हैं विद्युत के अर्धचालक, कुचालक, स्थायी या सुचालक। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत के कुचालक। घरेलू जो तार होता है आपने देखा होगा कि उनके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लास्टिक के कवर चढ़े होते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि यह प्लास्टिक कवर इन पर क्यों चढ़ाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो प्लास्टिक होता है यह विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इन पर प्लास्टिक कवर चढ़ाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण है। संवेदात्मक क्रियाएं तंत्रिका कोशिका द्वारा ही नियंत्रित होती है। यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सी एक यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीवाणु। यूकेरियोटिक कोशिका उदाहरण नहीं है। जीवाणु तथा नीलहरी शैवाल यह प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण होते हैं। तो आपको यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हृदय खालिस्तान से बना होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो हृदय होता है वह कैसे ऊतकों से मिलकर बना होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पेशी ऊतक से। हृदय पेशी ऊतकों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का हृदय 4 कक्षीय होता है। यह 72 बार प्रति मिनट की स्पीड से धड़कता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, अनैच्छिक। पट्टीदार जो पेशियां होती हैं यह ऐच्छिक होती है। यहाँ पर आपसे असत्य कथन पूछा गया था तो इसका राइट आंसर है अनैच्छिक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न प्रदत्त सूची में से उस वस्तु का चयन करें जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बिजली जो है यह मानव निर्मित संसाधन है, यह प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विलीन रूप में पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के खालिस्तान द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, प्लाज्मा के द्वारा। विलीन रूप से पाचित भोजन CO2 और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है और मानव रक्त का 55% भाग प्लाज्मा होता है। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है वाहन के पहियों में खांचों को क्यों बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, घर्षण में वृद्धि के लिए। वाहन के पहियों में खांचों को घर्षण में वृद्धि के हिसाब से बनाया जाता है। घर्षण ऐसा बल है जो 2 तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण के कारण ही व्यक्ति चल सकता है। इसे विरोधी बल के रूप में भी जाना जाता है। वाहनों में ब्रेक लगाया जा सकता है घर्षण के कारण ही, तथा घर्षण के नुकसान में है कि घर्षण के कारण ही मशीनों के कलपुर्जे घिस जाते हैं। यह घर्षण का नुकसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ दोस्तों हमारा, प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नील हरित लाल सेवाल। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर वह है लाल सेवाल। प्रयोगशालाओं में जीवाणु संवर्धन के लिए लाल सेवाल का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का गलनांक तथा प्रतिरोध दोनों काफी उच्च होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसमें संग्रहित किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है नमी रोधी पात्र में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमी रोधी पात्र में संग्रहित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्रकाश का अपवर्तन निम्न के लिए उत्तरदायी होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से भारत में तेल के कुएं कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 असम में। असम के डिगबोई में भारत की सबसे पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई थी जो अभी तक कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से उत्पादक को चिन्ह कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा उत्पादक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 घास। घास जो है यह उत्पादक का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त यह सभी आगे के जो हैं यह प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, उस एक कवक का नाम बताइए जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक कवक है जो भंडारित अनाज को प्रभावित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है एस्परगिल्लम। यह जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एस्परगिल्लम जो कवक है यह भंडारित अनाज को प्रभावित करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, नवजात शिशु निम्न के कारण अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किसके कारण नवजात शिशु अपना भार 2 माह में 2 गुना कर लेता है? तो इसका जो राइट आंसर है शरीर की कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि के कारण। नवजात शिशु में शरीर की जो कोशिकाओं में वृद्धि होती है वह काफी तेज होती है, इसलिए वह 2 माह में अपना भार 2 गुना कर लेता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण निम्न से बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 त्वची उत्तक। पौधे के सभी भागों का सबसे बाह्य आवरण त्वची उत्तक का बना होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, मृदा की तैयारी करने के उपरांत इस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मृदा की तैयारी करने के बाद किस कृषि अभ्यास का अनुसरण किया जाता है? तो देखिए मृदा की तैयारी हो गई है तो अब क्या किया जाएगा? बुआई की जाएगी। जब मृदा तैयार हो जाती है उसके बाद बुआई की जाती है। सबसे पहले मृदा को तैयार किया जाता है, फिर बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, फिर फसल जब पक जाती है तो उसके बाद फसल की कटाई की जाती है। तो यह क्रम में आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहे और कपड़े के बैगों को हाँ कहे क्योंकि? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है प्लास्टिक अजैव निम्नमी है। जो प्लास्टिक होती है इसका सूक्ष्म जीवों के द्वारा निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है, यह अजैव निम्ननीय है, इसलिए प्लास्टिक को ना कहें और कपड़े के थैलों को हाँ कहें अभियान चलाया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन। एक पादप कोशिका में जीव द्रव्य संकुचन को अति पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव्य का संकुचन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, विद्युत फ्यूज खालिस्तान जोड़ा जाता है, किसके द्वारा जोड़ा जाता है आपसे यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 विद्युतमय तार पर। विद्युत जो फ्यूज होता है वह विद्युतमय तार पर जोड़ा जाता है और जो विद्युत फ्यूज होता है इसका प्रतिरोध उच्च और गलनांक
निम्न होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मौसम विभाग ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान किया था और राधा एक छाता लेकर बाहर जाना चाहती थी, लेकिन उसे सलाह दी गई कि वह उसे ना ले जाए क्योंकि। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बादलों से विद्युत विसर्जन छातों के धातु भागों तक जा सकता है। मौसम विज्ञान ने एक दिन भारी तूफान और बिजली पूर्वानुमान का अध्ययन किया था, तो इसीलिए एक लड़की है जो छाता लेकर बाहर ना जाना चाहती है, तो उसे सलाह दी गई है कि वह उसे छाते को ना ले जाए। तो इसका कारण है बादलों से विद्युत विसर्जन छाते के धातु भागों तक जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जिन जिलों में से कर्क रेखा नहीं गुजरती उनका नाम बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अब आपको बताना है इनमें से किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इंदौर और बालाघाट। इंदौर और बालाघाट जिलों से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, यह क्वेश्चन दोबारा आ गया है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह रहा हमारा, मुलायम धातुएं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से ऐसी कौन सी मुलायम धातुएं हैं जिन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम धातु इतनी मुलायम होती हैं कि इन्हें चाकू से काटा जा सकता है और यह दोनों ही अत्यंत अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं। इसलिए जैसे ही यह जल या हवा के संपर्क में आती हैं तो जल उठती हैं। इसलिए जो सोडियम होता है इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है और जो पोटेशियम होता है वाइट फास्फोरस होता है उसे पानी में रखा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत नवीकरणीय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वह नवीकरणीय नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक तत्व जो पानी में संग्रहित होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा तत्व पानी में संग्रहित होता है। तो अभी मैंने आपको बताया इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फास्फोरस। फास्फोरस अत्यंत अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसे पानी में संग्रहित करके रखा जाता हो। और विशेषकर आपसे पूछा जाए कौन सा फास्फोरस, तो वह भी आपको याद रखना है श्वेत फास्फोरस अत्यधिक क्रियाशील होता है जिसे पानी में संग्रहित करके रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, पराग कोश से फूलों के वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, परागण। पराग कोश से फूलों तक वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण परागण कहलाता है। और जो निषेचन है वह अंडाशय में होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तारामंडल निम्न है जिसका नाम हंटर है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा तारामंडल है जिसका नाम हंटर है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ओरायन। ओरायन तारामंडल का नाम हंटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक गंभीर रोगों की अभिलक्षणिक विशेषता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है वे दीर्घकालिक रोग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इनमें से कौन सी एक गंभीर रोगों की अभिलाक्षणिक विशेषता नहीं है। तो इसका कारण है राइट आंसर है ये दीर्घकालिक रोग होते हैं, यह गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा यह रहा, यह शाखा अस्थियों से सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है, यह किससे ढका जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा शाखा अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है या किससे ढका जाता है। तो इसका राइट आंसर है उपास्थि। उपास्थि या कार्टिलेज जो होते हैं यह अस्थियों के सिरों को ढकता है और जोड़ों में घर्षण कम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा, गाय का बछड़ा खालिस्तान कहलाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है जो गाय का बछड़ा होता है वह क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, काफ। गाय का बछड़ा जो होता है वह काफ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रवाह के कारण यह होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है लवण विलयन के माध्यम से विद्युत धारा के प्रभाव के कारण क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है रसायन प्रभाव। रसायन
में से विद्युत धारा का बहना रसायन प्रभाव कहलाता है, या फिर लवण विलयन कह लें या रसायन विलयन कह लें, एक ही बात है। और इसमें से विद्युत धारा का जो प्रभाव होता है इसे रसायन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, पौधों में लचीलापन खालिस्तान के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है श्लेषोत्तक के कारण। श्लेषोत्तक के कारण या कोलेन कायमा के कारण पौधों में लचीलापन होता है। तो इसका आप इंग्लिश नाम जरूर याद रखें बच्चों दोस्तों, क्योंकि जो 2018 का ग्रुप डी एग्जाम था इसमें सारे के सारे नाम जो उत्तक हैं पेड़ पौधों से संबंधित उनके नाम इंग्लिश में पूछे गए थे। तो हिंदी में तो हमें समझ में आता ही नहीं, क्योंकि श्लेषात्मक उत्तक लिखा आता है और इंग्लिश में कोलेन कायमा लिखा आता है। तो दोनों ही नाम आपको याद रखना है। पौधों में जो लचीलापन होता है वह श्लेषात्मक उत्तक के कारण या तो फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलेन कायमा के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इसी प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव किसका नेतृत्व करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है मृदा अपरदन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 मृदा अपरदन का। फसलों की खेती के लिए वनों का सफाया किया जा रहा है, इस प्रकार के अभ्यास का पर्यावरणीय प्रभाव मृदा अपरदन का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ओजोन का अपक्षय मुख्य रूप से इसके कारण होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ओजोन का जो अपक्षय होता है मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक के कारण, CFC गैस के कारण। ओजोन गैस का अपक्षय CFC गैस के कारण या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ओजोन का जो अणु होता है वह O3 कैटेगरी का होता है और ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी के जीवों की रक्षा करती है और इसे CFC के द्वारा नुकसान पहुंचाता है। CFC का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनरों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, एक बटन मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से किस तरह की मशरूम का छतरी जैसा गोलाकार भाग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है छत्र। मशरूम का जो गोलाकार छतरी जैसा भाग होता है उसे छत्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, ऊपर से देखने पर तालाब में पानी दिखाई देता है, अधिक गहरा, कम गहरा, समान, कभी कभी कम गहरा और कभी कभी कुछ गुना अधिक गहरा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कम गहरा। ऊपर से देखने पर नदी या तालाबों में जो पानी होता है वह कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। किसी बाल्टी में पड़ा हुआ सिक्का या किसी तालाब में तैरती हुई मछली अपनी स्थिति से कुछ ऊपर दिखाई देती है, तो यह रीजन किसका कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यही कारण होता है कि तालाब का पानी भी कम गहरा दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से कौन सा तथ्य बहुकोशिकीय जीवों के विषय में गलत है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, यह गलत है। ऑप्शन नंबर 3, मानव शरीर में जो सभी कोशिकाएं होती है वह अलग अलग तरीके की होती हैं, सभी के कार्य अलग अलग होते हैं, इसलिए सभी कोशिकाएं समरूप नहीं होती है। क्योंकि सभी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक बनाती है, ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं, तो एक अंग कोई अलग कार्य के लिए होता है, इसी प्रकार जो कोशिकाएं होती है वह भी अलग अलग कार्यों के लिए होती हैं, तो यह समरूप नहीं होती है, यह गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव किस पर निर्मित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है, यह रहा हमारा क्वेश्चन, दर्पण के पीछे। समतल दर्पण पे जो आभासी प्रतिबिंब होता है वह हमेशा दर्पण के पीछे निर्मित होता है। समतल दर्पण जो आपके घर के गोदरेज में यूज किया जाता है वह दर्पण समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण पर जो बना प्रतिबिंब होता है दोस्तों वह आभासी प्रतिबिंब और वस्तु के आकार का होता है, और वस्तु के सामने, कांच के सामने वस्तु जितनी दूरी पर रखी होती है प्रतिबिंब भी कांच के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। और समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनने के लिए जरूरी होता है कि उस दर्पण का आकार उस वस्तु की आधी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया उस संरचना का नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयव को पृथक्कृत करती है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4,
कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है पशु कोशिका में आसपास के परिवेश से कोशिका अवयवों को अलग करती है, ऐसी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि गोल्गी काय और कोशिका जो रिक्तिका वगैरह होती हैं, तो यह इसमें पाई जाती हैं। तो इन्हें इससे अलग करती है वो है कोशिका झिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है गेहूं एक बीजपत्री है, तो उसका रीजन आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें कुछ इस तरीके से रेशेदार जड़ पाई जाती है, जैसे कि आप गेहूं, धान और जो भी एक बीजपत्री होते हैं उन सभी में जड़ जिनकी जड़ें रेशेदार पाई जाती हैं वह सभी एक बीजपत्री के उदाहरण होते हैं। तो यह आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, काफ़ी इजी है। रेशेदार जड़ें जिसमें पाई जाएगी वह सभी एक बीजपत्री के उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इसमें रेशेदार जड़ प्रणाली है। और मक्का वगैरह भी इसी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है संयोजी उत्तक का एक उदाहरण कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है रक्त। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त सभी। संयोजी उत्तक का उदाहरण पूछा गया है तो उपास्थि, अस्थि और रक्त यह सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3, द्विखंडन विधि के द्वारा। अमीबा में अलैंगिक जनन द्विखंडन विधि के द्वारा होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध किस कारण किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। बड़े बांधों का जो निर्माण का कारण है वह उपयुक्त सभी कारणों से दिया जाता है। बड़े बांधों के निर्माण के कारण पर्यावरणीय कारण होते हैं, आर्थिक समस्याएं होती हैं, सामाजिक समस्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जल युक्त बीकर में रखा जाए तो कुछ समय पश्चात वह जल गुलाबी हो जाता है। इस प्रेक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है पदार्थ के कणों के बीच अंतराल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्य है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सा एक ताप सुघट्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3, पीवीसी एक ताप सुघट्य का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जब एक दंड चुंबक दो बराबर भागों में काटा जाता है तो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है। जब एक दंड चुंबक को 2 बराबर भागों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग एक दंड चुंबक बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, सौर सेल किसके बने होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो सौर सेल होते हैं वह किसके बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, अर्धचालकों के। सौर सेल के निर्माण में अर्धचालक का उपयोग किया जाता है और विशेषकर सिलिकॉन और जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। यह दोनों ही अर्धचालक के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधि के द्वारा थक जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है धारीदार रेशी। धारीदार जो पेशियां होती हैं वह लंबी गतिविधि के कारण थक जाती है और मनुष्य में जो थकान होती है वह मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, बसा परत। जो ध्रुवीय भालू होते हैं उनकी त्वचा पर बसा परत पाई जाती है जो अत्यधिक ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू को रोधन प्रदान करता है और उन पर बड़े बड़े बाल भी होते हैं जो उनकी रक्षा करते हैं अत्यधिक ठंड से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन एक संपर्क बल का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है घर्षी बल। जो घर्षण बल होता है वह संपर्क बल का उदाहरण होता है और यह एक विरोधी बल का भी उदाहरण होता है। यह 2 वस्तुएं जब आपस में घर्षण होता है तो एक दूसरे वस्तु का गति का विरोध करता है, इसलिए इसे विरोधी बल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, नीचे दिए गए प्रकार में से एक कार्य श्वास नली में से सी आकार वाले उपास्थि युक्त बलयों द्वारा नहीं किया जा सकता, उसे पहचानिए।
तो इसका राइट आंसर है यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, यह नहीं किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है भारतीय सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी थे, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, गर्मी की दोपहर में सफेद कपड़े से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि सफेद रंग। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऊष्मा का खराब अवशोषक एवं अच्छा परावर्तक, ऑप्शन नंबर 2। गर्मी की दोपहर में सफेद कपड़ों से बने तंबू को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह ऊष्मा का खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक होता है, जिससे तंबू के अंदर गर्मी कम लगती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, जब मोम को गर्म किया जाता है तो इसमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, सही कथन को चुनना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है कज्जल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। जब मोम को गर्म किया जाता है तो उसमें कुछ परिवर्तन आने लगते हैं, इसका कारण कज्जल का निर्माण होता है, जो कि रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से क्या बिजली का कुचालक है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया इनमें से क्या बिजली का कुचालक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आसुत जल बिजली का कुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सी एक GM ट्रांसजेनिक फसल नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिया गया है और पूछा गया इनमें से कौन सी एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। ट्रांसजेनिक फसल का मतलब होता है एक जगह बेहन अलग डाली जाती है, फिर उसे उचकाकर दूसरी जगह बोया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बताना है। ये देखिए सभी चावल और कपासी दे दिए गए आपको, तो आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी एक ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बासमती चावल जो होता है यह ट्रांसजेनिक फसल नहीं है। इसके अतिरिक्त गोल्डन चावल, बीटी कपास और टमाटर यह सभी ट्रांसजेनिक फसल के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ड्रम को निर्वात में पीटा गया और हम उसे सुन नहीं पा रहे, ऐसा किस लिए होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। यदि निर्वात में किसी ड्रम को पीटा जाता है तो उसकी ध्वनि हमें नहीं सुनाई देगी। उसका रीजन है क्योंकि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का निम्न अर्थ होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है रिमोट सेंसिंग का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है, तो चलिए यहाँ पर तो इसका मैं बताता हूँ। सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या होता है? टीवी रिमोट का उपयोग करना, दूर से सूचना एकत्रित करना, आसपास से सूचना एकत्रित करना और दूरस्थ स्थानों को जाना। तो दूर से सूचना एकत्रित करना सुदूर संवेदन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा दोस्तों, निम्नलिखित सूची में से प्रोकैरियोटिक कोशिका पहचानिए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से कौन सी प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण? नीली हरी शैवाल की कोशिका, कोशिका ब्रेड की फफूंदी, मानव कपाल कोशिका, प्याज कोशिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीली हरी शैवाल की जो कोशिका होती है वह प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, निम्न में से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से किस कोशिकांग से राइबोसोम जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग से, जो कोशिका का अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, इससे राइबोसोम जुड़ा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सॉरी गलत हो गया, जो कोशिका राइबोसोम के बारे में पूछा गया था यहाँ पर, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में गड़बड़ हो गया दोस्तों। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्यी जालिका से जुड़ा होता है। अंतःद्रव्यी जालिका पर यह कुछ इस तरीके से दाने के आकार के पाए जाते हैं जो आपके राइबोसोम होते हैं। तो यहीं पर यह प्रोटीन का संश्लेषण कर लेते हैं, प्रोटीन को अवशोषित करते हैं, तो प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःद्रव्यी जालिका पर पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, अस्थि तथा उपास्थि निम्न होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया अस्थि तथा उपास्थि कैसी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कंकाल संयोजी उत्तक होती है। अस्थियां तथा उपास्थियां कंकाल संयोजी उत्तक का उदाहरण होती हैं और मानव शरीर में 206 अस्थियां पाई जाती हैं, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान निम्न में होता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है, तो इसका जो राइट आंसर वह है फेफड़ों तथा वायु कोशिका में। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान मानव शरीर के फेफड़ों तथा वायु कोशिका में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, समान कोशिका के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं खालिस्तान कहलाते हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है समान कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनके कुछ विशेष कार्य हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 3 ऊतक कहलाते हैं। समान कोशिकाओं के समूह जिनके कुछ विशेष कार्य होते हैं ऊतक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, डेयरी पशुओं की खाद्य आवश्यकताएं क्या है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो डेयरी पशु होते हैं उनकी खाद्य आवश्यकताएं क्या हैं, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, खाद्य में मोटा चारा होना चाहिए एवं सांद्रता संतुलित मात्रा में हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर हमारा, बीजों में अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बीजों के अंकुरण के लिए निम्न में से कौन सी एक परिस्थिति आवश्यक नहीं है, उर्वरक, धूप, वायु या नमी। इनमें से क्या क्या बीजों की अंकुरण के लिए जरूरी नहीं है, इनमें से कौन सा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 उर्वरक। उर्वरक को छोड़कर धूप, वायु और नमी यह सभी एक बीज के अंकुरण के लिए जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, निम्नलिखित में तरल ईंधन है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा तरल ईंधन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है डीजल। डीजल जो है यह तरल ईंधन का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित हो जाती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है एक ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित हो जाती है, तो यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है वायु में उपस्थित जल बाष्प बोतल की, चलिए मैं बता देता हूं। तो यहां पर चारों ऑप्शन हमें पहले पढ़ने होंगे, चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ठंडे जल युक्त बोतल की बाहरी सतह पर जल की बूंदें कैसे निर्मित हो जाती है, तो देखिए बोतल में उपस्थित जल बाष्प संघनित होता है तथा बाहर की ओर वेधन हो जाता है। वायु में उपस्थित जल बाष्प बोतल की सतह पर संघनित हो जाती है। बोतल के अंदर का जल बाष्पित होता है तथा बूंदे के रूप में दिखाई देने लगता है। वायु में उपस्थित जल बाष्पित हो जाता है, बोतल की सतह पर चिपक जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है वायु में उपस्थित जल बाष्पित हो जाता है और बोतल की सतह पर चिपक जाता है, यह इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किस लिए किया जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है उष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है उष्मा विनिमायक में ऊर्जा को रिएक्टर से जल में स्थानांतरित करने के लिए। और नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है और भारी जल का जो सूत्र होता है वह D2O होता है, यह आपको याद रखना है। और इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वह 20 होता है, यह भी याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, खादिन, बूंदी, आहार तथा कट्टा प्राचीन संरचनाएं हैं जो कि निम्न के उदाहरण हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर वह है जल संरक्षण के उदाहरण हैं। खादिन, बूंदी, आहार तथा कट्टा यह जल संरक्षण के प्राचीन संरचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक कौन सा है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक और अतिरिक्त वर्णकों के रूप में क्लोरोफिल है। भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक क्लोरोफिल के अतिरिक्त कौन सा पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है फ्यूकोजेंथोफिल। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 फ्यूकोजेंथोफिल। अधिकांश शैवाल में मुख्य वर्णक जो होता है वह क्लोरोफिल होता है, किंतु भूरे शैवाल में उपस्थित वर्णक जो क्लोरोफिल के अतिरिक्त पाया जाता है वह फ्यूकोजेंथोफिल होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे निम्न के कारण नहीं रोक सकता, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आंत की अनिच्छिक प्रकृति के कारण।
कोई व्यक्ति भोजन को निगलने के बाद उसे नहीं रोक सकता और इसका रीजन होता है आंत की अनैच्छिक प्रकृति के कारण। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक प्रकृतियां या ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं और अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारे द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती, वह अपने आप स्वतः ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है क्यों? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है लकड़ी के लट्ठों को जलाते समय उनके बीच खाली जगह क्यों छोड़ दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है उनके जलने के लिए वायु की गति में मदद मिले। देखिए, कहीं भी कोई भी वस्तु यदि हम जलाते हैं तो उसके जलने के लिए सबसे आवश्यक जो होती है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। तो लकड़ी के लट्ठों को जब जलाया जाता है तो उनके बीच खाली जगह छोड़ दी जाती है ताकि उनकी बीच वायु की गति में मदद मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शक्तिशाली चुंबक अपना चुंबकत्व उस स्थिति में खो देता है जब। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है शक्तिशाली जो चुंबक होते हैं वह किस स्थिति में अपना चुंबकत्व खो जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, इसे उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। किसी भी शक्तिशाली चुंबक को जब उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है तो यह अपना चुंबकत्व खो देता है। और चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यह आपको याद रखना है, ठीक है, यह पूछा भी जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों हमारा, निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त रूप से पारगम्य तथा मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया निम्न में से कौन सा एक दृढ़ निर्जीव मुक्त एवं पारगम्य एवं मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पौधों में पाई जाती है। यह पौधों को दृढ़ और सुरक्षा प्रदान करती है, दृढ़ात्मक भाग और सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह सेलुलोज की बनी होती है, यह भी आपको याद रखना है। कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा सेलुलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिक का क्या कार्य होता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं दोस्तों और पूछा गया है नाभिक का क्या कार्य होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नाभिक जो होता है यह कोशिकाओं की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है इनमें से किस खगोलीय पिंड को उल्का के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उल्का पिंडों को उल्का के रूप में भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक अस्थि अन्य अस्थि से खालिस्तान द्वारा संयोजित रहती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है एक अस्थि दूसरी अस्थि से किसके द्वारा संयोजित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है लिगामेंट के द्वारा। एक अस्थि दूसरी अस्थि से लिगामेंट या स्नायु के द्वारा संयोजित होती है। एक अस्थि दूसरी अस्थि से किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो आपको याद रखना है लिगामेंट या स्नायु के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, लिगामेंट नाम याद रखें, विशेषकर आसानी से याद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, आपतन बिंदु पर आपतन किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब खालिस्तान में होते हैं। तो इसका राइट आंसर है समान समतल में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, समान समतल में। आपतन बिंदु पर आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब समान समतल में स्थित होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, मानव में इस प्रकार का निषेचन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया मानव में किस प्रकार का निषेचन होता है? बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, बीजाणु संरचना, क्लोनिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, आंतरिक निषेचन। मानव में आंतरिक निषेचन होता है और जो निषेचन होता है यह मानव शरीर के अंदर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, बिल्लियों और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में इसके कारण बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है बिल्लियों और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में किसके कारण बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाओं के कारण। बिल्लियां और गरुड़ जैसे पक्षी दिन में किसके कारण देख सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है बड़ी संख्या में शंकु कोशिकाओं के कारण देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, वह भाग जो अंडे बनाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा भाग अंडे बनाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प का वह भाग होता है जो अंडे का निर्माण करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों, एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के निर्मित होने का आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है परमाणु बम। परमाणु जो बम होता है यह एक अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला का उदाहरण होता है। परमाणु बम जो होता है नाभिकीय संलयन के विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है और जो हाइड्रोजन बम होता है वह
सॉरी, यह परमाणु बम जो होता है यह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, और हाइड्रोजन बम जो होता है दोस्तों वह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोनों ही आपको याद रखना है, काफी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, यूरिया एक खालिस्तान है, नाइट्रोजनी उर्वरक, फास्फेटी, पोटेशियम, लोहेमय। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजनी उपकरण। जो यूरिया होता है इसमें 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, तो यह एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर हमारा, यह रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। कोशिकाओं के अवलोकन के लिए प्रतिदर्श के रूप में निम्न में से उसने किसका उपयोग किया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कार्क के उत्तक का। रॉबर्ट हुक ने 1663 में कोशिकाओं की खोज की। तो आपसे पूछा जा सकता है कोशिका की खोज किसने की, तो आप नाम याद रखेंगे, रॉबर्ट हुक ने। कोशिकाओं के अवलोकन के प्रतिदर्श के रूप में इसने कार्क के उत्तक का उपयोग किया था, जिसमें इन्हें मरी हुई कोशिका की खोज की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तब कौन सी रक्त कोशिकाएं सर्वाधिक सक्रिय होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है WBC। WBC जो होती हैं इसे हमारे शरीर का रक्षक भी कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को संक्रमित ज्वर हो जाता है तो उसके शरीर की जो WBC व्हाइट ब्लड सेल या श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं वह सर्वाधिक सक्रिय होती हैं, और जिनका जो जीवन काल होता है वह 2 से 5 दिनों का होता है, यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हमारा, निम्न में से असंक्रामक रोग की पहचान करें। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से कौन सा एक असंक्रामक रोग है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 घेंगा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से, यह एक असंक्रामक रोग का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त सिफिलिस, रेबीज और हैजा यह सभी संक्रामक रोग के उदाहरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हमारा, वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्त्रावित होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है जो वृद्धि हार्मोन होता है वह किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वृद्धि हार्मोन जो होता है यह पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्त्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर हमारा, यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है अनुपचारित मल जल का निर्वहन। यमुना नदी में दिल्ली के पास अनुपचारित मल जल का निर्वहन किया जाता है, इसलिए यमुना नदी दिल्ली के पास प्रदूषित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहां पर हमारा, अस्थि मैट्रिक्स इसमें समृद्ध होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अस्थि मैट्रिक्स किसमें समृद्ध होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है कैल्शियम और फास्फोरस से। जो अस्थियां होती हैं, हमारी हड्डियां होती हैं, यह कैल्शियम और फास्फोरस से मुख्यतः बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फोरस से समृद्ध होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं खालिस्तान कहलाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं खालिस्तान कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य वह आवास है जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एक प्राकृतिक घटना जो पूर्वानुमानित नहीं की जा सकती क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भूकंप। भूकंप का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हमारा, ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें कौन सी होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें ओजोन द्वारा अवशोषित विकिरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें सूर्य के प्रकाश में होती हैं जिन्हें ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं तो यह मानव त्वचा को हानि पहुंचाएगी, इससे त्वचा कैंसर भी हो सकता है। और ओजोन परत को नुकसान जो होता है यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनरों में किया जाता है। ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वह O3 होता है। इसका एक अणु O3 कैटेगरी का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।